आवर नेक्स्ट टॉपिक अब आता है हमारा इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन। सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है, अब इस वर्ड को समझना पड़ेगा क्योंकि इवेपोरेशन और हीट मतलब बॉइलिंग में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है, वो आएगा अभी, बट स्टिल इवेपोरेशन का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, मतलब कोई भी टेम्परेचर जब एक लिक्विड वेपर के फॉर्म में चेंज हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पे उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है भाई कि भाई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रीच करे बिना कैसे भाप बन जाता है। अब इसका मैं काउंटर क्वेश्चन तुमको पूछ सकता हूं कि मान लेते हैं कि तुम्हारे घर पर भूल से, ठीक है, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के कोई ऐसा नहीं करता, पर भूल से तुमने अपने घर में ऐसा पानी का ग्लास ढोल दिया। ठीक है, पानी का ग्लास ढोल दिया तो मम्मी तुमको पीटेगी, वो तो है ही मैंडेटरी, वो नहीं। अब मान लो कि जब तुमने पानी का ग्लास ढोल दिया तो क्या वो पानी उधर ही जम जाएगा? क्या उधर ही पड़ा रहेगा जिंदगी भर? अगर तुम उसको साफ नहीं भी करोगे तो भी वो पानी इवेपोरेट तो हो ही जाएगा इवेंचुअली। करेक्ट है? तो क्या तुम्हारे घर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या अचानक से? अगर भाई 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हम ही भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। करेक्ट? तो भाई वो वाटर विदाउट रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट हो गया भाई? वेपर में कैसे बन गया? करेक्ट? अब उसका उत्तर बड़ा ही सिंपल है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। हमने इवेपोरेशन का डेफिनेशन तो पढ़ लिया है कि बॉइलिंग पॉइंट को रीच नहीं करेगा और लिक्विड ऐसे ही वेपर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट वो ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो अभी हमने पढ़ी, विच इज हीट। करेक्ट? उसको हीट चाहिए। अब ये हीट उसको कहां से मिलेगी? ध्यान से सुनना। अब जब भी अगर वाटर एक सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, मान लो कि एक सरफेस पर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के आजू बाजू इन दी सराउंडिंग एयर के पार्टिकल्स होंगे। अब ये सराउंडिंग की हीट प्लस ये जो सरफेस है इसके पास भी हीट होगी। समझ में आ रहा है? तो ये अपने सराउंडिंग की हीट गैदर करेगा, अपने आजू बाजू से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर जाके ये क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो 100 डिग्री सेल्सियस मैंने उसको प्रोवाइड नहीं किया है टेम्परेचर, उसने क्या किया? थोड़ी थोड़ी एनर्जी एनवायरमेंट में से लेता गया और जितना उसको हीट मिला उतना उतना पार्ट इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। सारा के सारा इवेपोरेशन एक साथ नहीं होता है। बराबर? तुमने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम्हारे घर पे कोई मेड आके पोता मार के जाती है तो सारा पानी एक साथ गायब नहीं हो जाता। कुछ टाइम तक फ्लोर का कुछ पार्ट गीला रहेगा, कुछ पार्ट सूख जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमेना। So now let us look at the factors affecting evaporation। कि इवेपोरेशन पे कौन से फैक्टर डिपेंड कर, मतलब हाँ, इवेपोरेशन के लिए कौन से फैक्टर्स नेसेसरी है। ठीक है, ओके, बिफोर गोइंग टू दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भैया इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बॉइलिंग में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है
ठीक है, कि भाई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा तो होगा, बराबर। लेकिन इवेपोरेशन में कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी टेम्परेचर पे पानी वाटर से गैस बन सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, समझ में आया। और ये कैसे होगा, जब वो सराउंडिंग पार्टिकल्स में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ऐसे सुश करके उड़ जाएगा। आगे बात समझ में, पक्का, ओके। So now let us look at the factors which will affect evaporation. And ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इवेपोरेशन एंड स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड। तो व्हाट इज इवेपोरेशन का डेफिनेशन पहले, और फिर उसके 4 फैक्टर्स। तो 1 + 4 5 मार्क्स हो गए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। सबसे पहला पॉइंट यही है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है, मतलब सारा पानी एक साथ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके सरफेस बाय सरफेस जाएगा। नेक्स्ट, as the surface area increases, evaporation also increases, the rate of evaporation increases। सिंपल सी बात है, अभी मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, लेट अस इमेजिन एक ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में मैंने पूरा के पूरा पानी छल्लो छल भर के रखा है, ठीक है, पानी एकदम भरा हुआ है मस्त। अब इसको मैंने रख दिया बाहर तड़के में, ठीक है, मतलब सनलाइट में, ऑब्वियसली मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, और फिर मैंने दूसरी तरफ इतना बड़ा एक प्लेट है, ठीक है, एक थाल है, पूरा थाल, उस थाल में पानी भर के रखा है, ठीक है। तो कौन से वेसल में जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगा तो पानी बिल्कुल नहीं होगा? द आंसर विल बी दिस पार्टी, दिस वन, करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन होने की स्पीड बढ़ जाएगी, ओके, समझ में आ गया। इसीलिए evaporation depends on सबसे number 1 factor is surface area. Write it down. Factors on which evaporation depends. Number 1, surface area. If surface area increases, rate of evaporation also increases. Okay. Second one, with increase in temperature. Now this was very much predictable. ठीक है, कि यदि अगर तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन होने का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, कि भाई अगर एक गर्मी का माहौल है और एक ठंडी की सुबह है, तो और मैंने दोनों ही जगह पर पानी गिरा दिया, मेरे को पानी गिराना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो मैंने दोनों जगह पानी गिरा दिया, तो ऑब्वियसली जो गर्म माहौल होगा उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे जिसके पास हीट हो, करेक्ट, और ठंडी में उसको इतने पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे जिसके पास हीट हो, ओके। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली हम पहले पहले स्लाइड से पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। थर्ड इज, ओके, देखो फटाफट,
ये जो मैंने लिखा है दिस इज बेसिकली फॉर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तुमको पता है ह्यूमिडिटी क्या होता है? दिस इज ह्यूमिडिटी, लिख लो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एटमोस्फियर, करेक्ट। अब यदि एटमोस्फियर में ही वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा है तो सबसे पहले तो वो एटमोस्फियर के वाटर के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, उसके बाद जाके हमारा पानी जो यहां पर मैंने रखा था वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो अगर एटमोस्फियर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पहले एटमोस्फियर का वाटर चेंज होगा इनटू वेपर, उसके बाद हमारा जो पानी जो हमने मेन रखा था वो भाई साहब कन्वर्ट होंगे। समझ में आया सबको? ओके, तो लिख लो फटाफट। ह्यूमिडिटी is inversely proportional to the rate of evaporation. तो सबसे पहला पॉइंट, इवेपोरेशन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया, मतलब यदि सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा। दूसरा, टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। तीसरा, ह्यूमिडिटी, यदि ह्यूमिडिटी बढ़ी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, ठीक है, तब जाके रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। द लास्ट वन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड बड़ा ही कॉमन सेंस है कि भाई यदि विंड ज्यादा ब्लो हो रहा है तो मेरा इवेपोरेशन फटाफट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो वाटर के पार्टिकल्स है वो विंड की स्पीड के साथ चले जाएंगे, बराबर। तो भाई मेरा इंपॉर्टेंट क्या था कि भाई वो विंड की स्पीड के साथ जाए और फिर विंड की हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या बन जाएगा? वेपर। समझ में आ गया? इट इज सिंपल कि भाई साहब जब तुम कपड़े सुखाने रखते हो, ठीक है, तो जब कपड़े सुखाते हो और विंडी डे हो तो विंडी डे पे कपड़े बड़े इजीली सूख जाते हैं, करेक्ट। क्यों इजीली सूख जाते हैं? क्योंकि विंड के पार्टिकल्स, जो कॉटन क्लॉथ या कोई भी क्लॉथ हो, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींच खींच के लेके चली जाती है, बराबर। तो विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। खबर पड़ी गई बदन है? ओके ओके, तो बहुत इजी હતું, आई होप। अब एक छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। ओके, कॉजेस कूलिंग। अब यहाँ पे देखते हो इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है। कभी बचपन में मस्ती मस्ती में अगर तुमने नेल पॉलिश रिमूवर के साथ खेला हो, या तो नेल पॉलिश रिमूवर जाने दो, आजकल बड़ा फेमस है, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, सब लोगों ने हैंड सैनिटाइजर तो यूज कर ही लिया होगा आई गेस, ठीक है। तो हैंड सैनिटाइजर को जब तुम हाथ में ऐसे रब करते हो तो तुम्हें एकदम ठंडी ठंडी वाली फीलिंग आती है, मजा आता है ऑनेस्टली, ठीक है। एक और होता है आफ्टर शेव लोशन जो होता है, अगर किसी ने यूज किया हो तो, राइट, वो भी बड़ा ठंडा ठंडा होता है, इधर लगाने में बहुत मजा आता है जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपन फर्स्ट टाइम शेव करता है, ठीक है, बड़ा मजा आता है ठंडा ठंडा। तो बेसिकली इवेपोरेशन कूलिंग क्यों कॉज कर रहा है? अब ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री के अंदर देयर इज नथिंग लाइक कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ हीट। हीट एक एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी नहीं है, ठीक है।
तो बेसिकली जब हीट एनर्जी का एब्सेंस हो तो उस जगह को हम बोलते हैं कूल। ऐसे ही हमारा एसीज भी वर्क करते हैं, अगर तुमने सुना हो तो, कि एसी हमको कूलिंग कैसे देता है, तुम्हारे रूम की जो गर्मी है उसको पकड़ के वो बाहर फेंकता है। ठीक है, अगर तुम अपने घर के बाहर जाओगे तो तुम्हें कंप्रेसर दिखेगा जिसमें पंखा होगा, उसके आगे जाके ऐसे मुंह रखना। ठीक है, बहुत मजा आएगा, इतनी गरम गरम हवा आएगी ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सही में मत कर देना। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हाउ डज इवेपोरेशन विल कॉज कूलिंग। अभी मैंने तुमको बताया कि एग्जैक्टली कोल्ड मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ हीट मतलब होता है कोल्ड। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने हैंड सैनिटाइजर को मेरे हाथ पे डिप मतलब ऐसे ही रखा है, ठीक है, तो होगा क्या, वो हैंड सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल्स मेरे हैंड में से वार्मथ मतलब हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपना टेम्परेचर गेन करके इवेपोरेट होना चालू कर देंगे। तो मेरे हाथ में से तो गर्मी चली गई, क्योंकि वो जो हाथ की गर्मी थी वो तो उस मॉलिक्यूल ने रिसीव कर ली और वो अपना टेम्परेचर रिसीव करके उड़ गया। करेक्ट। तो एब्सेंस ऑफ हीट मेरे हाथ पे आया, इसका मतलब यहां पर मेरे को कूलनेस वाली फीलिंग आएगी, मतलब एब्सेंस ऑफ हीट। समझ में आ गया? करेक्ट। कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, ओके। तो हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इन एन ओपन वेसल। ये क्या करेगा, द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from surrounding makes the surrounding cold. कि सराउंडिंग में से उसने हीट एब्जॉर्ब की, मेरे पाम में से हीट एब्जॉर्ब की, तो मेरे हैंड में तो हीट चली गई, इसलिए तो भाई सब कूल हो गया। समझ में आया? ओके ओके। बॉइलिंग रिक्वायर्स हीट and is a faster process, whereas evaporation doesn't require heat but it is a slow process. अब यहाँ पर GIF की मदद से मैंने ये एक एनिमेशन देखो, इसमें बॉइलिंग और इवेपोरेशन को एक्सप्लेन किया है। बॉइलिंग के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो एक साथ जाएंगे, इसका मतलब बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। वहीं इवेपोरेशन के अंदर पार्टिकल, जो पार्टिकल को हीट पहले मिला वो उड़ गया। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है वो पहले जाएंगे। देख लो, समझ में आ गया अब? ठीक है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना व्हाइल बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और भाई साहब बॉइलिंग कभी कूलिंग कॉज नहीं कर सकता है। वाटर बॉइल जब तुम करने रखते हो तो सराउंडिंग कूल नहीं हो जाएगा, तपेले का छू मत लेना ऐसा गरम गरम। ठीक है, क्यों नहीं छू सकते, क्योंकि भाई हम हीट सप्लाई किया है, दैट इज बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस वाला। समझ में आया? तो बॉइलिंग विल नॉट कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन is a surface phenomena, boiling is a bulk phenomena. Evaporation doesn't require boiling point, वहीं boiling requires a specific boiling point. Correct? तो ये हो गए हमारे differences between evaporation and boiling. ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया।